जादुई कुएं का जादुई लहंगा। एक समय की बात है, हरिया अपनी पत्नी कमला और बेटी किरण के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। हरिया फल बेचने का काम करता था और गांव में गली गली जाकर फल बेचा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे, परंतु उन्हें थोड़े में ही गुजारा करना आता था और वो लोग इसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। हरिया की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े और बड़े होकर बहुत कामयाब बने। इसलिए वो बहुत कड़ी मेहनत करता था कि किरण को गांव के सरकारी स्कूल से निकालकर एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाल सके। परंतु उसका सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि एक दिन जब वो फल बेचने के लिए निकलता है तो एक तेजी से आ रहा ट्रक उसे और उसकी फल की रेहड़ी को टक्कर मार देता है। उस टक्कर में हरिया को बहुत ज्यादा चोट आती है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब किरण और कमला को ये सब पता चलती है तो उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था और अब ऐसे बीच मझधार में छोड़कर चले गए। माँ, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। किरण बेशक उम्र में बहुत छोटी थी, परंतु वो बहुत ही ज्यादा समझदार थी। उसे भी अपने पिता के जाने का बहुत गम था, परंतु उस गम में खोने के बजाय वो अपनी माँ को संभालती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन कमला किरण से कहती है, बेटा, अब तो घर में रखे हुए पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। मुझे लगता है अब मुझे बाहर काम पर जाना पड़ेगा। वैसे तो मुझे कोई काम आता नहीं है, लेकिन हाँ, झाड़ू पोछा का काम तो मैं कर ही सकती हूँ। नहीं माँ, आप ये काम करने नहीं जाएंगी। बेटा, अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? माँ, क्या आपको याद है मैं स्कूल के बाद अपनी सहेली के घर जाया करती थी? वही सहेली जिसकी मम्मी सिलाई का काम करती थी। हाँ, मुझे याद है। हाँ माँ, तो वहाँ पर बैठकर मैं रोज सिलाई सीखा करती थी। मुझे सिलाई सीखने का बहुत शौक था, इसलिए मैं अपनी सहेली के घर जाया करती थी और इतने दिन सिलाई सीखने के कारण मुझे बहुत अच्छी सिलाई आ गई है। बस आप किसी तरह मुझे एक सिलाई मशीन दिला दीजिए, उसके बाद मैं गांव वालों के कपड़े सिलकर घर चला लूंगी। पर बेटा, तेरे बाबा चाहते थे कि तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। मैं तुझे ऐसे पढ़ाई छोड़कर घर का खर्चा चलाने के लिए नहीं लगा सकती। माँ, आपको किसने कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ? मैं दिन में स्कूल जाऊंगी और स्कूल से आने के बाद सिलाई का काम करूंगी। मुझे भी बाबा का सपना पूरा करना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई और काम दोनों को एक साथ अच्छे से संभाल लूंगी। कमला किरण की बात मान जाती है और उसे एक सिलाई मशीन दिला देती है। उस दिन से किरण गांव के लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है और सिलाई के पैसों से अब उसका घर ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है। किरण के ही पड़ोस में मधु नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि उसी की क्लास में पढ़ती थी। परंतु मधु किरण से बिल्कुल अलग थी। वो केवल आवारागर्दी ही करती थी। उसके पैर कभी भी घर पर नहीं टिकते थे। वो हमेशा ही इधर उधर घूमा करती थी और कभी भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी, जिस वजह से उसकी माँ काफी परेशान रहती थी। अब कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और फिर स्कूल का रिजल्ट आता है और हर बार की तरह किरण इस बार भी अपनी क्लास में प्रथम आती है, परंतु मधु बुरी तरह फेल हो जाती है। सच में ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही तुझे सर पर चढ़ा रखा है। मैं तुझे कुछ नहीं कहती, इसलिए तेरा ये हाल हो रखा है। पहले तो कम से कम बुरे नंबरों से ही सही, लेकिन तू पास तो हो जाया करती थी। लेकिन अब तो तेरे रिजल्ट में फेल भी लिखा आ गया है। अब और क्या दिखाना चाहती है तू हमें? माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पेपर बहुत मुश्किल आया था। ये सब बहाने मेरे आगे बनाने की जरूरत नहीं है। किरण को तो तू जानती ही है ना, दिन में स्कूल जाती है और उसके बाद सिलाई का काम करती है, लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी वो पूरी क्लास में फर्स्ट आई है। और एक तू है जिसे हर चीज की सुविधा है, कोई काम नहीं करना पड़ता और फिर भी फेल हो गई है। मेरी ही किस्मत फूटी है जो मुझे तुझ जैसी औलाद मिली। जरूर कमला ने कोई मोती दान किए होंगे जो उसे किरण जैसी बेटी मिली है। ऐसा कहकर मधु की माँ वहाँ से चली जाती है।
अपनी माँ की बात सुनकर मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, परंतु वो गुस्सा उसकी माँ पर नहीं बल्कि किरण पर होता है। एक तो इस किरण की वजह से पहले ही टीचर क्लास में 10 बातें सुनाती रहती है और अब माँ भी इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर चली गई। बहुत सहेलियां मैंने इस किरण की वजह से, अब और नहीं, अब मैं इस किरण के बच्चे से बदला लेकर ही रहूंगी। अब कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन सरपंच की पत्नी उर्मिला किरण के पास आती है और कहती है, किरण, 2 हफ्तों में मेरी सालगिरह है और मेरे पति गांव में एक बहुत बड़ा जश्न रख रहे हैं और उस जश्न में पहनने के लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर लहंगा चाहिए। वैसे तो मैं किसी भी अच्छे बुटीक से लहंगा सिलवा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम बहुत सुना है कि तुम बहुत सुंदर लहंगे सिलती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। आपकी चाहे कैसी भी डिमांड हो, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसा ही लहंगा बनाकर तैयार कर दूंगी। वैसे तो मेरी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हाँ, लहंगा बहुत सुंदर होना चाहिए, इतना सुंदर कि सब देखते ही रह जाएं। बाकी तुम पैसों की चिंता मत करना, पैसे तुम्हें तुम्हारी मेहनत से ज्यादा ही मिलेंगे। ऐसा कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है, परंतु ये सब बातें उन दोनों के अलावा खिड़की के पीछे खड़ी मधु भी सुन रही होती है और उसे किरण से बदला लेने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। अब आएगा मजा। किरण 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही बहुत ही सुंदर और बिल्कुल यूनिक डिजाइन का लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। माँ, ये लहंगा कैसा लग रहा है? जरा देखकर बताओ। किरण, ये लहंगा तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दुकान का कोई रेडीमेड पीस हो। अगर आपको इतना पसंद आया है तो उर्मिला जी को भी बहुत पसंद आएगा। ठीक है, मैं इसे संभाल कर अलमारी में रख देती हूँ, जब वो आएंगी तो उन्हें दे दूंगी। अब 1 हफ्ता इसी तरह बीत जाता है। जिस दिन उर्मिला की सालगिरह होती है, उसी दिन मधु सबकी नजरों से छुपकर किरण के घर में घुस जाती है और उसके अलमारी से वो लहंगा निकालकर उसमें आग लगा देती है। तेरी वजह से सबने मुझे बहुत सुनाया है। आज बहुत मजा आएगा जब तुझे सरपंच की पत्नी सबके सामने सुनाएगी, और क्या पता सरपंच से तुझे अच्छी खासी सजा भी दिलवा दे। और वैसे भी जश्न शुरू होने में 5-6 घंटे ही बचे हैं, इतने में तो नया लहंगा तो बिल्कुल नहीं सिल पाएगी। लहंगे में आग लगाकर मधु खिड़की के रास्ते वापस चली जाती है। कुछ ही देर में उर्मिला किरण के पास आती है। किरण, मैं अपना लहंगा लेने आई हूँ, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर किरण अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है तो देखती है कि जो लहंगा उसने सरपंच की पत्नी के लिए बनाया था वो पूरे तरीके से जला हुआ है। ये देखकर तो किरण के होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं उर्मिला जी को क्या जवाब दूंगी? किरण बाहर आती है। किरण के हाथ में कुछ नहीं होता। ये देखकर सरपंच की पत्नी कहती है, क्या हुआ किरण, मेरा लहंगा कहाँ है? तुम मेरा लहंगा लेकर नहीं आई? वो उर्मिला जी, बात ये है कि आपका लहंगा तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाने के लिए मैंने उसमें कुछ लटकन लगाने का सोचा था, बस वही काम रह गया है। उस काम को करने के बाद आपका लहंगा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? हाँ, जश्न शुरू होने में अभी भी 4-5 घंटे हैं, तो मुझसे पहले वो लहंगा मेरे घर दे जाना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, लहंगा देने मैं आपके घर आ जाऊंगी। सरपंच की पत्नी के जाने के बाद किरण अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। 4-5 घंटे में लहंगा सिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मैंने उर्मिला जी को एक सुंदर लहंगा नहीं दिया तो बवाल हो जाएगा। इस मामले में तो अब एक ही काम हो सकता है। क्या हो सकता है, बताओ माँ। किरण, तेरी नानी की सहेली एक बहुत ही बड़ी जादूगरनी थी और उन्होंने तेरी नानी को एक जादुई कुएं के बारे में बताया था जो लोगों की मदद करता था, और तेरी नानी ने उस कुएं के बारे में मुझे भी बताया था। जब किसी को बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो वो कुआं जरूर उसकी मदद करता है, लेकिन उस इंसान का दिल अच्छा और सच्चा होना चाहिए, ऐसा तेरी नानी ने कहा था। तू चाहे तो एक बार वहाँ जाकर देख सकती है, क्या पता तुझे कुछ मदद मिल जाए। ठीक है माँ, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, लेकिन वो जादुई कुआं है कहाँ?
वो गांव के पीछे वाले घाट की तरफ है। इसके बाद अपनी माँ के बताए अनुसार किरण उस जादुई कुएं के पास पहुँच जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताने लगती है। हे जादुई कुएं, कृपया मेरी मदद करो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी लहंगा कैसे तैयार करूं। मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाया है, तुम सच में बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो और मैं केवल सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ऐसा कहकर जादुई कुआं वहाँ पर एक लहंगा प्रकट करता है और उस लहंगे को किरण को देते हुए कहता है, किरण, ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। इसकी मदद से तुम कई अन्य सुंदर सुंदर लहंगे तैयार कर सकती हो और अगर तुम इसी तरह ईमानदार रही तो ये जादुई लहंगा तुम्हारी तरक्की के रास्ते भी खोल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इसके बाद किरण उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट करती है और उनमें से एक लहंगा वो सरपंच की पत्नी के घर पहुंचा देती है। सच में माँ, उस जादुई कुएं ने तो कमाल कर दिया। उसकी मदद की वजह से ही आज सब कुछ सही हो पाया है। मैंने तो तुझे कहा ही था, एक वही है जो अब मदद कर सकता है। मधु किरण और कमला के बीच की सारी बातें सुन रही थी और जादुई कुएं के बारे में सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और किरण की तरह ही वो भी जादुई कुएं के पास चली जाती है और वहां जाकर झूठे आंसू बहाकर झूठी कहानी सुनाने लगती है। हे जादुई कुएं, मेरी मदद करो। कल मेरी शादी है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी शादी के लिए लहंगा ले सकूं। कृपया करके मुझे एक जादुई लहंगा दे दो। जादुई कुआं मधु को देखते ही पहचान लेता है कि वो कितनी बड़ी झूठी है और वो कितना ड्रामा कर रही है, इसलिए वो मधु से कहता है, तुम मेरे कुएं के अंदर डुबकी लगा लो। डुबकी लगाते ही तुम्हें जादुई लहंगा मिल जाएगा। मधु सोचती है कि किरण ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया होगा, इसलिए वो उस जादुई कुएं में डुबकी लगा लेती है और फिर वो कभी ऊपर नहीं आ पाती। यहाँ दूसरी ओर किरण उस जादुई लहंगे की मदद से काफी सारे पैसे जोड़ लेती है और अपने पिता की इच्छा अनुसार एक प्राइवेट स्कूल में जाकर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने लगती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। अंधेरी रात में पारो घर के बाहर आंगन में लेटी हुई आसमान की ओर देखकर बातें कर रही थी। माँ, बाबा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे पता है आप दोनों तारा बन गई हैं। मैं आपको देखने के लिए रात होने का इंतजार करती हूँ। ये कहते हुए पारो की आंख लग गई। अगली सुबह होते ही पारो घर की साफ सफाई करने लगी। पारो की सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन माया उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। लोगों की नजरों में कहने के लिए पारो उस घर की बेटी थी, लेकिन असलियत में पारो अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रहा करती थी। पारो की सौतेली माँ कामिनी बहुत ही दुष्ट और बुरे स्वभाव की थी। वो पारो से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक करती थी। बेचारी पारो करती भी तो क्या, जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन की बात है, कामिनी और उसकी बेटी माया ढेर सारी शॉपिंग कर जब घर लौटी। ओह माँ, मैं तो आज बहुत थक गई। लगता है आज हमने कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली। सही कहा बेटी, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लग रही है। अरे पारो, कहाँ मर गई? जल्दी से हम दोनों के लिए ठंडा लेकर आ। अपनी सौतेली माँ कामिनी की आवाज सुन रसोई में बर्तन धो रही पारो फटाफट से दोनों के लिए ठंडा शरबत लेकर गई। खरीद कर लाए गए सामानों को देखकर पारो उदास हो गई। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तुझे ये सारा सामान दिखाई नहीं दे रहा? चल जल्दी से सामान उठाकर हमारे कमरे में रख। माँ, ये बहुत कामचोर है। एक बात को 10 बार बोलना पड़ता है, तब जाकर ये काम करती है। देखो कैसी अपनी बुरी नजर हमारे सामानों पर लगा रही है। माँ, आप माया के लिए कितनी सारी शॉपिंग करके आई हैं।
हर महीने आप माया को नई नई ड्रेसेस, मैचिंग सैंडल खरीद कर देती हैं और आप मुझे माया के पहने हुए फटे पुराने कपड़े देती हो। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, सौतेली ही सही। महंगी नहीं कोई सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए भी खरीद कर ले आती। मैं भी इस घर की बेटी हूँ, नौकरानी नहीं। पारो की बात सुनकर कामिनी गुस्से से आग बबूला हो गई और पारो की बुरी तरह पिटाई करने लगी। क्या कहा तूने? जरा दोबारा तो बोल कर दिखा। तू इस घर की बेटी है, तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तू मेरी बेटी की बराबरी करने चली है। माँ, मैं तो बस इतना कह रही थी कि आप मेरे लिए भी कोई सस्ती सी ड्रेस ले आते, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लगता है मार खाकर तेरी अकल ठिकाने आ गई। अब जा यहाँ से और जाकर घर का काम कर। चलो बेटा माया, कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतना कहकर कामिनी अपने कमरे में चली गई। वहीं बेचारी पारो रसोई में जाकर झूठे बर्तन धोने लगी। शाम का वक्त हो चुका था, अभी गंदे कपड़े धोने बाकी थे। इतने में कामिनी पारो के पास आई और बोली, शाम होने वाली है, अभी तक तूने गंदे कपड़े धोए क्यों नहीं? माँ, आज खाना बनाते वक्त मेरे हाथ जल गए, इसलिए मुझसे आज कपड़े धुल नहीं पाए। क्या कहा तूने? कपड़े नहीं धुले? मेरी लाल रंग की बनारसी साड़ी भी गंदी पड़ी है, मुझे वो साड़ी पहनकर कल शादी में जाना है। जा नदी में जाकर जल्दी से कपड़े धोकर ला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, पर अब शाम होने वाली है और नदी भी बहुत दूर है, आते आते मुझे रात हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाती है कि नहीं या तेरी मरम्मत करूं? पता नहीं इस करमचली से हमें कब छुटकारा मिलेगा। बेचारी पारो रोते हुए सभी गंदे कपड़े लेकर नदी की ओर जाने लगी। कुछ देर बाद नदी किनारे पहुंचकर कपड़े धोते हुए अपने स्वर्गवासी माँ को याद कर पारो रोते हुए बोली, माँ, आप देख रही हो ना, मेरी सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना अत्याचार करती है। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। माँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। ये कहते हुए पारो ने नदी में छलांग लगा दी। वहीं दूसरी ओर रात होने पर भी पारो के घर ना लौटने पर कामिनी कहने लगी, रात हो गई है, पता नहीं कहाँ मर गई करमचली। आने दे उसे, उसके आज मैं खाल खींच लूंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब पारो नहीं लौटी, तब दोनों माँ बेटी आपस में बातें करने लगी। कहीं मनहूस घर छोड़कर भाग तो नहीं गई? चलो अच्छा है, कम से कम उसे पीछा तो छूटा। माँ, मुझे तो लगता है किसी जंगली जानवर का शिकार हो गई होगी। जो भी हो, अब पूरी प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार होगा। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी ओर पारो को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक हरे भरे मैदान में पाया। ये देख पारो हैरानी से बोली, मैंने तो नदी में छलांग लगाई थी, फिर मैं बच कैसे गई और मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पारो ये कह रही थी, तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये रोने की आवाज किसकी है? ये कौन रो रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। इतना कहकर पारो रोने की दिशा की ओर जाने लगी, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी फिर से पारो को रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन पारो इधर उधर देखने लगी। सामने देखो पारो, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। ये कहते हुए पेड़ जोर जोर से रोने लगा। अरे पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? मैं कई दिनों से प्यासा हूँ, लेकिन यहाँ कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? लेकिन तुम्हें यहाँ आसपास कोई नदी नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ एक ही नदी है, वो है जादुई सोने चांदी की नदी, जो मीलों दूर है। क्या तुम उस नदी में से पानी लाकर मुझे पिला सकती हो? ये कहते हुए पेड़ रोने लगा। ये देख पारो को उस पर दया आ गई और वो पेड़ की मदद करने के लिए तैयार हो गई। फिर पारो नदी की तलाश में पेड़ से विदा लेकर आगे बढ़ी। कुछ दूर चलने के बाद पारो को एक चिड़िया दिखाई दी, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अरे, कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद करो, मेरा घोंसला टूट गया है। प्यारी चिड़िया रानी, रुको, मैं तुम्हारा घोंसला ठीक कर देती हूँ, फिर तुम आराम से अपने घोंसले में रहना। ये कहते हुए पारो ने आसपास से घास फूस लेकर चिड़िया के लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाकर तैयार कर दिया। चिड़िया की मदद कर पारो नदी की तलाश में कुछ दूर और चली गई। तब उसे रास्ते में एक खरगोश दिखाई दिया।
सुनो लड़की, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ फल तोड़कर दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ प्यारे खरगोश, मैं अभी तुम्हें कुछ फल तोड़कर देती हूँ। इतना कहकर पारो ने पेड़ से कुछ फल तोड़कर खरगोश को खाने को दिए। उसके बाद पारो नदी से पानी लेने कुछ दूर और चली। तब अचानक से पारो यकायक रुक गई, क्योंकि उसके सामने 2 नदियां बह रही थी। एक थी सोने की नदी और दूसरी चांदी की। तभी सोने और चांदी की नदी में से आवाज आई, तुम यहाँ क्या करने आई हो लड़की? एक पेड़ बहुत प्यासा है, उसने कई समय से पानी नहीं पिया। मैं उस पेड़ के लिए पानी लेने आई हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हैं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें इसके अलावा बहुत कुछ मिल सकता है। मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी, जिससे तुम्हारी बाकी की जिंदगी बड़ी ही ऐशो आराम से बीतेगी। तभी जादुई चांदी की नदी में से आवाज आई, और मैं तुम्हें ढेर सारे चांदी के सिक्के दूंगी, साथ ही तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। लेकिन तुम्हें यहाँ से एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहती हो या फिर उस सूखे पेड़ की मदद करना चाहती हो। जादुई सोने और चांदी की नदी, मुझे धन दौलत का बिल्कुल भी लालच नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को प्यासा नहीं रख सकती। मुझे उस पेड़ के लिए थोड़ा बहुत पानी चाहिए। प्लीज आप मुझे अपनी नदी में से थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पारो की बात सुन जादुई सोने और चांदी की नदी बोली, पारो तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आया। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। सच्चाई ये है, यहाँ पर कोई भी प्यासा पेड़ नहीं है, ना ही चिड़िया और खरगोश। वो तो बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हमने भ्रम पैदा किया। अगर तुम उन सब की मदद करने के लिए तैयार नहीं होती तो तुम हमेशा के लिए इस जादुई दुनिया में कैद हो जाती। तुम बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो, इसलिए हम हमारी नदी से तुम्हें ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के देते हैं। ये कहते हुए सोने और चांदी की नदी ने पारो को सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा दिया, साथ ही उसे सोने के गहनों से ढक दिया। जादुई नदी का धन्यवाद कर पारो खुशी खुशी घर वापस लौट आई। जब पारो घर में दाखिल हुई तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे देखकर हैरान रह गई। अरे तो जिंदा है, हमें तो लगा तू मर गई होगी। लेकिन एक बात तो बता, तेरे पास इतनी धन दौलत आई कहाँ से? भोली भाली पारो ने अपनी सौतेली माँ कामिनी को विस्तार से सारी घटना बताई, जिसे सुनकर कामिनी का मन लालच से भर गया। फिर वो अपनी बेटी माया से बोली, अगर ये करम चली नदी में डूबकर नहीं मरी तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा बेटी। तुम भी उस नदी में छलांग लगा देना और जादुई सोने और चांदी की नदी से सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा लेकर आना, फिर हम लखपति बन जाएंगे। अपनी माँ की बात मानकर माया नदी में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गई। नदी में छलांग लगाने के बाद माया भी दूसरी दुनिया में पहुँच गई। फिर उसे भी वही प्यासा पेड़, बेचारी चिड़िया और भूखा खरगोश मिला। लेकिन माया अपनी माँ की तरह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। माया उन सभी को अनदेखा कर आगे बढ़ी और जादुई सोने और चांदी की नदी के पास पहुँच गई। अरे वाह, आखिर मैं सोने और चांदी की नदी तक पहुँच ही गई। अब जल्दी से सोने और चांदी के सिक्के लेकर वापस चली जाती हूँ। ये कहते हुए माया जैसे ही जादुई सोने की नदी में से सोने के सिक्के निकालने लगी, वो उस नदी के अंदर गिर गई और हमेशा के लिए वहीं कैद हो गई। दूसरी तरफ कामिनी अपनी बेटी माया के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अफसोस माया कभी वापस लौट कर नहीं आई। इस तरह कामिनी को लालच और उसके किए की सजा मिल गई। वहीं पारो जादुई सोने और चांदी की नदी से मिले सोने और चांदी के सिक्कों से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीदा, साथ ही गरीब असहाय लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। सौतेली माँ और जादुई सोने की सैंडल। एक समय की बात है, जौनपुर नाम के एक छोटे से गाँव में नंदिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। नंदिनी के पिता सोहन शहर में काम करते थे, इसलिए वो घर पर बहुत ही कम रहते थे और काम के सिलसिले से बाहर ज्यादा रहते थे। और यही कारण था कि नंदिनी का जुड़ाव अपने पिता सोहन से ज्यादा अपनी माँ देवकी से था।
वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और देवकी भी नंदिनी को अपनी जान मानती थी। परंतु फिर कुछ ऐसा होता है जो नंदिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। गांव में एक महामारी फैल जाती है और कई गांव वालों सहित नंदिनी की मां की भी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर सोहन नंदिनी को गांव से शहर बुला लेता है और अब वो लोग शहर में ही रहने लगते हैं। परंतु अपनी मां को खो देने का सदमा नंदिनी के लिए बहुत गहरा था, इसलिए वो किसी से बात नहीं करती थी। बस अपने कमरे में पड़े पड़े अपनी माँ की तस्वीर ही देखती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बेटा नंदिनी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम ना ढंग से खाना खाती हो, ना ढंग से पानी पीती हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। पापा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो मेरी माँ को वापस ले आइए। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। काश मैं ऐसा कर पाता बेटा। लो। ऐसा कहकर सोहन नंदिनी के कमरे से बाहर आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। और फिर वो ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तभी उसका दोस्त सोहन से कहता है, देख सोहन, जो भी हो रहा है उसमें तेरी गलती है। मेरी गलती? मैं कुछ समझा नहीं। सोहन, तू तो जानता है कि नंदिनी गांव में पली बढ़ी है और हमेशा से ही वहाँ रही है। अब एक तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई और ऊपर से तू उसे उसकी जड़ों से निकालकर यहाँ एक नई जगह ले आया। अब तू ही बता, वो यहाँ इतनी जल्दी एडजस्ट कैसे कर पाएगी? और ऊपर से तू भी काम में बिजी रहता है। वो बेचारी पूरे दिन घर पर अकेली रहती है। बात तो तेरी सही है, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी बात मान तो अपने गांव में ही किसी से शादी कर ले और नंदिनी को भी वापस गांव भेज दे। इससे होगा ये कि वो अकेली नहीं रहेगी, उसे एक माँ मिल जाएगी और साथ ही साथ वो वातावरण वापस मिल जाएगा जिसमें वो रहती थी। इससे शायद उसकी हालत में सुधार आ जाए और वो अपने सदमे को भूल पाए। तेरी बात में तो दम लगता है। थैंक यू यार, तूने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इसके बाद अपनी दोस्त की बात मानकर सोहन नंदिनी को गांव ले जाता है और फिर अपने रिश्तेदारों की मदद से एक कामिनी नाम की औरत से शादी कर लेता है। कामिनी की भी नंदिनी जितनी ही शिखा नाम की बेटी थी। सोहन को लग रहा था कि दूसरी शादी करने के बाद अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। कुछ दिनों तक तो वो गांव में रहता है और फिर जब उसे काम के लिए शहर जाना होता है तो वो कामिनी को अपने पास बुलाता है और कहता है, कामिनी, तुम तो जानती ही हो मैंने ये शादी अपने लिए नहीं बल्कि नंदिनी के लिए की है। उसे माँ की जरूरत है। वो अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी उभर नहीं पाई है। मैं चाहता हूँ तुम उसे इतना प्यार दो कि वो सब कुछ भूलकर वापस से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लग जाए। आप चिंता मत कीजिए। जैसे मैं अपनी बच्ची शिखा को रखती हूँ, वैसे ही मैं नंदिनी का भी ध्यान रखूंगी। वैसे आप कितने दिन के लिए शहर जा रहे हैं? दिन के लिए नहीं, महीने के लिए। यही कोई 4-5 महीने लग जाएंगे। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं पैसे मनी ऑर्डर करके भेजता रहूँगा। ठीक है, ध्यान से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद सोहन काम के लिए शहर निकल जाता है और अब कामिनी अपना असली रूप दिखाती है। वो सीधे नंदिनी के कमरे में जाती है। नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए रो रही होती है। तभी कामिनी उस तस्वीर को लेकर जमीन पर फेंक देती है और नंदिनी से कहती है, बहुत हो गया रोना धोना और बहुत कर लिया तूने आराम, लेकिन अब तुझे इस पूरे घर का काम करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने तेरा ध्यान रखने के लिए तेरे बाप से शादी नहीं की थी। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे बैठा कर खिला सके। अब सुन, मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए अब से पूरे घर का काम तू करेगी। सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ। लेकिन मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मैं कभी रसोई में नहीं गई। अगर नहीं गई है तो अब जाना पड़ेगा और खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा, वरना तुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी और तेरा बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। बेचारी नंदिनी जो पहले से ही सदमे में थी, वो कामिनी की बातें सुनकर डर जाती है और कामिनी का दिया हुआ सारा काम करने लग जाती है। कामिनी उसे घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, जंगल से लकड़ियाँ लाना, पशुओं को चराना, हर एक काम करवाती है। और जब शाम को नंदिनी खाना मांगती है तो कामिनी कहती है, काम एक पैसे का नहीं किया और आ गई खाना मांगने। चल ठीक है, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा दया भावना है,
इसलिए मैंने तेरे लिए कल की सूखी रोटी निकाल कर रख दी है, जा खा ले। पर माँ, सूखी रोटी मेरे गले से नीचे नहीं उतरती। अगर गले से नीचे नहीं उतरती है तो फिर भूखे मर। बेचारी नंदिनी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले दिन जब नंदिनी उठती है तो देखती है कि उसकी अलमारी में कपड़े नहीं है, बस उसके बेड पर एक फटी पुरानी सी फ्रॉक पड़ी है। वो इन सब के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है और कहती है, बहुत जी ली तूने शहजादी वाली जिंदगी, लेकिन अब तुझे इस घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। तेरे सारे कपड़े मैंने अपनी बेटी को दे दिए हैं और अब तुझे ये फटी पुरानी फ्रॉक पहनकर ही काम चलाना होगा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो सारे कपड़े मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए थे। उन कपड़ों में मेरी माँ की यादें हैं। मेरे आगे ये इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रॉक पहन और जल्दी से नाश्ता बना, मुझे और शिखा को भूख लगी है। बेचारी नंदिनी क्या करती, कामिनी के आगे उसकी एक नहीं चलती है। वो उस फटी पुरानी फ्रॉक को पहन लेती है और सारे काम करने में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है और नंदिनी की हालत काफी खराब हो जाती है। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं और ढंग से खाना न मिलने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो जाती है। तभी एक दिन शिखा नंदिनी से कहती है, अरे ओ नंदिनी की बच्ची, इधर आ। हाँ बोलो शिखा। मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है और तुझे भरपेट खाना खाना है। मैं तुझे ताज़ा ताज़ा भरपेट खाना दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा। शिखा की बात सुनकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसने कई दिन से ढंग से खाना नहीं खाया होता। बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे कपड़े धो सकती हूँ, तुम्हारे जूते चमका सकती हूँ और तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ पैर भी दबा सकती हूँ। बताओ क्या करना है? नहीं, ये सब कुछ नहीं करना। मुझे मेरी फ्रेंड की बहन की शादी में जाना है और मेरे पास मेहंदी नहीं है। मैंने सुना है पीछे वाली पहाड़ी के जंगलों में बहुत सारे मेहंदी के पेड़ हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम वहाँ जाओ और उस मेहंदी के पेड़ से पत्तों को तोड़कर यहाँ ले आओ। ये तुम क्या कह रही हो शिखा? तुम जानती हो ना, वो रास्ता बहुत ज्यादा कटीला है। उस रास्ते पर चलकर तो हर किसी के पैर इतने कटफट जाते हैं कि वो हफ्तों तक चल नहीं पाता। मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने ये काम तुझे बोला है। अब ये तुझ पर डिपेंड करता है, तुझे करना है या नहीं, क्योंकि ताज़ा खाना तो अभी भी तैयार रखा है। नंदिनी, जिसे इतने दिनों से ढंग से खाना नहीं मिला था, वो खाने की बात सुनकर हाँ कर देती है और उन कटीले जंगलों में चली जाती है। जैसे ही नंदिनी कटीले जंगलों में पहला कदम रखती है, उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और आगे चलते चलते उसका पैर कांटों से भर जाता है। उसके पैर से काफी खून निकलने लगता है, परंतु वो फिर भी नहीं रुकती और मेहंदी के पेड़ से बहुत सारे पत्ते तोड़ लेती है और फिर वापस आने लगती है। परंतु तभी उसका पैर फिसल जाता है और इतनी दूर से लाए हुए सारे पत्ते नदी में बह जाते हैं। ये सब देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये पत्ते मैं कितनी मेहनत से लेकर आई थी, इनके चक्कर में मेरे पैरों की ये हालत हो गई। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं वापस जा सकूं, लेकिन अगर मैं खाली हाथ गई तो शिखा मुझे कुछ भी नहीं देगी। नंदिनी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया बहुत ही ज्यादा सामान हाथों में उठाकर वहाँ से जा रही है। इतना सारा सामान उठाने की वजह से वो बुढ़िया पूरे तरीके से झुक चुकी थी। उस बुढ़िया की हालत देखकर नंदिनी उसके पास जाती है और कहती है, लाओ अम्मा, एक थैला मुझे दे दो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैं इतने रास्तों से होकर गुजरी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। परंतु तुम्हारे पैरों में इतनी चोट लगी है, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, इसके बाद भी तुम मेरी मदद कर रही हो। आप मेरी दादी की उम्र की हैं और आपको इतना बोझ उठाते हुए मैं नहीं देख सकती। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। इसके बाद नंदिनी उस बुढ़िया का सामान लेकर उसे उसकी झोपड़ी तक पहुँचा देती है। नंदिनी वहाँ से जाने लगती है, तभी वो बुढ़िया कहती है, वैसे बेटा तुम्हारे पैरों में इतनी चोट कैसे लगी? इसके बाद नंदिनी शुरू से लेकर अंत तक उस बुढ़िया को सारी कहानी बता देती है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है,
लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा। मैं कुछ समझी नहीं। बुढ़िया अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से सोने जैसे चमकती हुई सैंडल निकालती है और उसे नंदिनी को देते हुए कहती है, बेटा, ये जादुई सोने की सैंडल है। ये मुझे एक साधु महाराज ने दी थी। ये बहुत ही चमत्कारी और जादुई है। इसे पहनते ही तुम्हारे सारे घाव भर जाएंगे और इस जादुई सोने की सैंडल से तुम जो भी मांगोगी तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी हो जाएगी और ये तुम्हारे हर काम में भी तुम्हारी मदद करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही दूर कर दी। उस बुढ़िया का धन्यवाद करके नंदिनी घर आने लगती है। तभी उसे मेहंदी के पत्तों का ध्यान आता है। मैं तो मेहंदी के पत्ते लिए बिना ही जा रही हूँ। अरे हाँ, इस जादुई सोने की सैंडल का इस्तेमाल करके देखती हूँ। हे जादुई सोने की सैंडल, कृपया करके मुझे कुछ मेहंदी के पत्ते दे दो। नंदिनी के इतना कहते ही उसके हाथ में ढेर सारे मेहंदी के पत्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें ले जाकर शिखा को दे देती है। अरे यार नंदिनी, तू भी बड़ी बेवकूफ है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे सच में खाना देने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तूने बहुत बड़ी गलती की है मुझ पर विश्वास करके। चल अब निकल यहाँ से। नंदिनी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में आ जाती है और उस जादुई सोने की सैंडल से ढेर सारा खाना मांगकर कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाती है। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। उस जादुई सोने की सैंडल की मदद से नंदिनी का काम चुटकियों में ही हो जाया करता था और उसे कामिनी और शिखा से खाना मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। फिर ऐसी ही एक दिन कामिनी और शिखा आपस में बातें कर रही होती है। बहुत दिन से देख रही हूँ इस नंदिनी की बच्ची को। हम इसे दिन में केवल एक ही रोटी देते हैं और वो भी रूखी सूखी। इससे एकदम मजदूर जैसा काम कराते हैं। इसके बाद भी इसके चेहरे पर एक भी शिकन दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि जैसे इसके बदले कोई और काम करके चला जाता हो। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा हमें। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब तो मैंने भी नोटिस किया है। चलो इस मनहूस पर नजर रखते हैं। इसके बाद कामिनी और शिखा नंदिनी पर नजर रखने लग जाते हैं और फिर कुछ ही देर में उन्हें जादुई सोने की सैंडल का राज पता चल जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों देखते हैं कि नंदिनी अपने कमरे से बाहर गई है, तो वो नंदिनी के कमरे में जाते हैं। अच्छा, तो ये है वो चीज जिसकी वजह से ये नंदिनी इतनी आसानी से सब कुछ कर लेती है। माँ, ये सैंडल तो सोने की लग रही है और बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही है। लाओ मैं इसे पहन कर देखती हूँ। हाँ हाँ बेटा, पहन ले। अब से ये तेरी ही है। उस मनहूस को तो मैं देख लूंगी। जैसे ही शिखा वो सैंडल पहनती है, वो नाचना शुरू कर देती है और बहुत जोर जोर से नाचने लगती है। अपने कमरे से ऐसी आवाज सुनकर नंदिनी दौड़कर वहाँ जाती है और ये सब नजारे देख लेती है। ये सब क्या हो रहा है? मनहूस कहीं की, तूने इस सैंडल में क्या जादू कर दिया जो इन्हें पहनकर मेरी बेटी नाचने लग गई और रुक ही नहीं पा रही है। इससे पहले कि नंदिनी कुछ बोलती, उस जादुई सोने की सैंडल में से आवाज आती है, अब तेरी बेटी कभी भी नहीं रुकेगी। वो इसी तरह नाचती रहेगी और नाचते नाचते एक दिन मर जाएगी और यही तेरी और तेरी बेटी की सजा है। हे जादुई सैंडल, कृपया करके ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आँख के बदले आँख ले ली जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए कृपया करके शिखा को छोड़ दीजिए। नंदिनी के इतना कहते ही वो सैंडल रुक जाती है और सैंडल के साथ साथ शिखा भी रुक जाती है। परंतु नंदिनी के अंदर की दया भावना देखकर कामिनी और शिखा का मन पिघल जाता है और वो दोनों नंदिनी से तहे दिल से माफी मांगती है। नंदिनी भी उन दोनों को बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है और उस दिन के बाद से कामिनी, नंदिनी और शिखा दोनों को एक समान प्यार करने लगती है और शिखा भी नंदिनी के साथ बहन जैसा व्यवहार करने लगती है और वो लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। परी देश में मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ रहती थी। मोहिनी परी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जहां वो परियों का मेकअप करके पैसे कमाती थी। ऐसे ही एक दिन रानी परी मोहिनी से मेकअप कराती है और कहती है, मोहिनी, अगले महीने मेरा जन्मदिन है
अगर तुमने मेरा अच्छा मेकअप किया तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मोहिनी के पार्लर से थोड़ी ही दूरी पर रुचि नाम की एक परी रहती थी। उसका भी एक ब्यूटी पार्लर था। मोहिनी के पास रानी परी आती देख वो बहुत चिढ़ती है। अरे, मोहिनी परी का तो पार्लर दिन प्रतिदिन फेमस होता जा रहा है। अब तो रानी परी भी इसके पास मेकअप करवाने आती है। इसे बर्बाद करने के लिए मुझे कोई न कोई तरकीब लगानी ही होगी। फिर उसी रात रुचि परी मोहिनी परी के पार्लर में चोरी से घुस जाती है और सारे मेकअप के सामान में भूतिया राख मिला देती है। कुछ दिनों बाद रानी परी का जन्मदिन आ जाता है और रानी परी मोहिनी के पास मेकअप करवाने आ जाती है। लेकिन जैसे ही मोहिनी रानी परी के चेहरे पर मेकअप करती है, वैसे ही रानी परी के चेहरे पर आग लग जाती है और रानी परी का चेहरा जल जाता है। अरे मोहिनी, तूने ये क्या कर दिया? तेरा सत्यानाश हो। तूने मेरा चेहरा जला दिया। तुझे इस चीज की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। रानी परी जी, ये कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता। तूने मुझे चुड़ैल की तरह बदसूरत बना दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से मोहिनी परी के ब्यूटी पार्लर को आग लगा देती है। लेकिन तब भी रानी परी को चैन नहीं आता और वो मोहिनी परी के घर को भी आग लगा देती है। चल अब यहाँ से निकल जा। आज के बाद परी देश में दिखाई भी मत दे जाना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रानी परी जी, मेरा विश्वास तो करिए, मेरे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जरूर किसी ने मेरे से बदला निकाला है। आप एक बार मानिए तो मेरी बात। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब आप मुझे परदेश से भी बाहर निकाल रही हो। मैं अपने इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जाकर मर, लेकिन तुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसी वक्त निकल जा यहाँ से। तभी रुचि परी भी वहाँ आ जाती है। रानी परी, ये मोहिनी परी बहुत ही लालची है। इसने जानबूझकर आपका चेहरा बिगाड़ा है। सही में आप बहुत बदसूरत लग रही हो। आप इसी वक्त मेरे साथ मेरे ब्यूटी पार्लर चलिए। ऐसा कहकर रुचि परी रानी परी को अपने ब्यूटी पार्लर में ले जाती है और उसके चेहरे पर एक जादुई क्रीम लगाकर भूतिया राख का असर खत्म कर देती है, जिससे रानी परी पहले की तरह हो जाती है। अरे वाह रुचि, तुमने तो कमाल कर दिया। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। तुम आज से मेरा और बाकी परी देशवासियों का मेकअप करोगी और कोई भी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर नहीं खोलेगा। इस तरह से रुचि की चाल कामयाब हो जाती है और ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ मोहिनी परी अपनी बेटी के साथ पृथ्वी पर चली गई थी। वो पृथ्वी पर घूमे जा रही थी। बहुत देर घूमने के बाद उसको एक ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। वो उस ब्यूटी पार्लर में काम मांगने के लिए जाती है। वो पार्लर अंजू नाम की नागिन का था। मोहिनी परी मेकअप के लिए बहुत फेमस थी। अंजू मोहिनी को पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मोहिनी परी हो ना, जो परी देश में बहुत फेमस है। सुना है तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम अपनी बेटी के साथ क्यों भटक रही हो? उसके बाद मोहिनी अंजू को सारी बात बताती है। लगता है किसी ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपने जादुई आईने की मदद से सारी सच्चाई का पता लगा लूंगी। उसके बाद अंजू अपने जादुई आईने की मदद से रुचि की सच्चाई का पता लगा लेती है। अरे ये तो रुचि परी है। परी देश में इसका भी एक ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, तो ये सब इसी का करा हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। उसके बाद अंजू अपने जादू से एक चिड़िया प्रकट करती है और रुचि परी के पार्लर में भेज देती है और वो चिड़िया सारे मेकअप के सामान में जादुई दवा मिला देती है। अगले दिन जब रुचि परी रानी परी का मेकअप करती है तो रानी परी का चेहरा जलकर पूरा काला पड़ जाता है। अरे ये क्या, मेरा चेहरा इतना काला कैसे पड़ गया? ये तूने क्या कर दिया? तभी वहाँ पर मोहिनी परी और अंजू पहुँच जाती है। रानी परी, ये आपको मारकर परी देश की रानी बनना चाहती है, इसलिए इसने आपके मेकअप में जहर मिलाया है। मोहिनी, तू यहाँ पर वापस कैसे आ गई? मैं आपकी जान बचाने आई हूँ रानी परी जी। ये मेरी सहेली अंजू नागिन है। इसने अपनी शक्ति से रुचि के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसके बाद अंजू रानी परी को उस जादुई आईने की मदद से सब कुछ दिखा देती है। अब तो आपने सब कुछ देख ही लिया है रानी परी। अगर आप चाहो तो हम आपको फिर से खूबसूरत बना सकती हैं।
हाँ हाँ, मुझे जल्दी से खूबसूरत बनाओ, मैं इस तरह अपने आप को नहीं देख सकती। उसके बाद अंजू और मोहिनी दोनों मिलकर रानी परी का मेकअप करती हैं और देखते ही देखते रानी परी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मुझे इस धोखेबाज से बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रानी परी रुचि को सबक सिखाने के लिए अपनी जादुई छड़ी से एक बंदरिया का रूप दे देती हैं और एक पृथ्वी के जंगल पर छोड़ देती हैं और अंजू और मोहिनी को उपहार के रूप में एक बहुत अच्छा सा पार्लर खोल कर दे देती हैं। उस ब्यूटी पार्लर को देख अंजू और मोहिनी बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस पार्लर को बहुत अच्छे से चलाती हैं और हंसी खुशी अपना जीवन परीलोक में ही व्यतीत करने लगती हैं। परी के जादुई सोने के गाउन का जादू। एक गांव में सोनाली नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिता ने एक रूपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। तब से दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। सोनाली की माँ विमला दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। सोनाली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसका सौतेला भाई गौतम भी उसी स्कूल में पढ़ता था। गौतम हमेशा सोनाली का मजाक उड़ाया करता था। अरे तुम्हें पता है, एक दिन इसकी माँ हमारे घर में मेरी माँ के गहने चुरा रही थी, इसलिए मेरे पिता ने इसकी माँ को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। अरे जब इसकी माँ चोर है तो बेटी भी तो चोर ही होगी ना, इसलिए तुम सभी अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। ये सुनकर सोनाली बहुत गुस्सा हो जाती है और गौतम को एक चांटा मारती है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। गौतम भी सोनाली को एक चांटा लगाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखो बच्चों, अपनी असलियत सुनते ही कैसे मिर्ची लग रही है इसे। सभी मिलकर एक साथ सोनाली को चोर चोर बोलने लगती हैं। चोर चोर सोनाली चोर। मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है। इतना कहकर सोनाली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा? वो गौतम का बच्चा आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता माँ। किसी दिन मैं उस गौतम का मुंह तोड़ दूंगी। नहीं बेटा, जो भी कुछ बोलता है उसे बोलने दो। उनके बोलने से हम ऐसे नहीं हो जाते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन फालतू की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दिया करो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी बनना है ना, और मेरा नाम भी तो रोशन करना है ना बेटा। ठीक है, मैं अब से और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। उसके बाद से गौतम सोनाली को रोज रोज चिढ़ाता था, लेकिन सोनाली उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन सोनाली स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। सोनाली उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालती है। उस लड़की को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने घर जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में ही चक्कर आ गया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ जरूर, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। सोनाली उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाती है। उस लड़की का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम इतने बड़े घर में रहती हो? जी हाँ, ये मेरा ही घर है। मेरा नाम आलिया है। तुमने मेरी मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके बाद दोनों लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन था। आलिया सोनाली के घर जाती है। सोनाली, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। ठीक है आलिया, मैं शाम को आ जाऊंगी। फिर आलिया सोनाली को एक गाउन देती है। सोनाली, मैं चाहती हूँ तुम मेरे जन्मदिन पर ये गाउन पहन कर आओ। सोनाली उस गाउन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को सोनाली वही गाउन पहनकर आलिया के घर जाती है। आलिया ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और इतनी बड़ी पार्टी देखकर सोनाली हैरान रह जाती है। सुनो आलिया, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, तुम्हें वॉशरूम जाना है? यहाँ से बाएं तरफ मुड़कर तुम्हें वॉशरूम दिखाई देगा। जाओ, होकर आओ। सोनाली वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन वो गलती से आलिया के कमरे में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। इसके कमरे जितना बड़ा तो मेरा पूरा घर भी नहीं है। तभी उसे आलिया का जादुई सोने का गाउन नजर आता है। वाओ,
कितना सुंदर गाउन है, ये तो सोने का लग रहा है, जरूर बहुत महंगा होगा। तभी आलिया वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दो आलिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई, मैंने कुछ भी नहीं उठाया, तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। अरे मैंने कब कहा कि तुमने कुछ उठाया है, मैं तो यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी। चलो जल्दी से नीचे आओ, पार्टी अब खत्म होने वाली है। आलिया सोनाली को नीचे पार्टी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा आलिया, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, माँ मेरी राह देख रही होगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी उस जादुई सोने के गाउन के बारे में सोच रही थी। एक दिन आलिया सोनाली से कहती है, सोनाली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ आलिया बताओ। दरअसल कुछ दिनों बाद एक पार्टी में मेरा डांस परफॉर्मेंस है। उस दिन मुझे घर पर बहुत ही जरूरी काम है, क्या तुम मेरी जगह डांस कर सकती हो? क्या कहा, डांस? लेकिन डांस तो मुझे आता ही नहीं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें डांस मैं सिखाऊंगी। उसके बाद आलिया सोनाली को डांस सिखाने लगती है। बहुत जल्द सोनाली डांस सीख जाती है। अरे वाह सोनाली, तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस कर रही हो। अब तुम कल मेरी जगह उस पार्टी में डांस करना। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मुझे पता है तुम्हें मेरा वो गाउन बहुत पसंद आया है, मैं तुम्हें वही गाउन दे दूंगी, तुम उस गाउन में बहुत खूबसूरत लगोगी। आलिया अपने कमरे से वो जादुई गाउन लेकर आती है और खुशी खुशी सोनाली को पकड़ा देती है। अगले दिन सोनाली वो गाउन पहन लेती है। गाउन को पहनती ही वो आलिया का रूप ले लेती है। फिर वो पार्टी में जाती है और डांस परफॉर्मेंस करने लगती है। पार्टी में सभी लोग उसका डांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनाली भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद सोनाली चेंजिंग रूम में जाती है। मैं जल्दी से इस गाउन को उतार देती हूँ, अगर माँ ने ये सब देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। फिर सोनाली उस गाउन को निकाल देती है। फिर जल्दबाजी में वो गाउन वहीं छोड़ जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। तभी अचानक सोनाली को गाउन के बारे में याद आता है। हे भगवान, मैं आलिया का वो सोने का गाउन वहीं पार्टी में ही छोड़ आई। कितना महंगा गाउन था उसका, मुझे जल्द से जल्द उसे लेकर आना होगा। सोनाली अपनी स्कूटी पर बैठकर वापस उसी पार्टी में जाती है, लेकिन उसी वो गाउन कहीं भी नजर नहीं आता। हे भगवान, मैंने कितना महंगा गाउन खो दिया, अब मैं इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आऊंगी। सोनाली रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमें 2 वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं मिलती, अब हम सोने का इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे क्या जरूरत थी बेटा वो गाउन पहनने की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी आलिया वहाँ पर आ जाती है। आलिया को देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ सोनाली, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? सोनाली आलिया को सारी बात बता देती है। तभी वहाँ पर वो गाउन अपने आप उड़कर आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। ये गाउन उड़ कैसे रहा है? गाउन अपने आप उड़ कैसे सकता है? तभी आलिया एक परी के रूप में बदल जाती है। सोनाली, मैं एक परी हूँ, पृथ्वी लोक पर अक्सर गरीबों की सहायता करने आती हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये मेरा जादुई सोने का गाउन है, इस गाउन की असली हकदार तुम ही हो। ये गाउन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इतना कहकर आलिया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सोनाली उस जादुई गाउन से एक बहुत ही प्यारा घर मांगती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक दिन उसके सौतेले भाई गौतम को उसके जादुई सोने के गाउन के बारे में पता चल जाता है और वो चुपके से उस गाउन को चुरा लेता है। हे जादुई सोने के गाउन, मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे जल्दी से। गौतम के इतना कहते ही गाउन से एक राक्षस प्रकट होता है और गौतम को पीटने लगता है। हा 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 हा। बता लड़के, कितनी धन दौलत चाहिए तुझे? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। उसके बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और जादुई गाउन अपने आप उड़कर सोनाली के पास वापस चला जाता है। दोस्तों, ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता।